Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news and editorial analysis. Or shall I say daily editorial and news analysis, both are same ma'am. हम तो दोनों ही cover कर रहे हैं इसमें. Okay, so let's get started with this analysis. The analysis of a few of the content from The Hindu and a few from Indian Express as well. Let's get started. This is being presented by me. My name is Khushbu. First of all, we will definitely are going to follow the rituals, and the ritual is to know the table of contents कि क्या क्या चीजें जो हैं हम cover करने वाले हैं. The very first thing is related to the pedagogic ethics. That is what we are going to do. टीचर्स, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक टीचर ने एक बच्चे से थप्पड़ मारने को कहा दूसरे बच्चे को. Okay, so related to that incident only we are going to cover a few things. This is really very good, so we are going to cover this, the education one. Then comes the complex path to biofuel sustainability. So we are going to cover the biofuel sustainability, the things related to the biofuel also कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं. We will be covering the different generations also. वो सारी चीजें भी हम इसमें cover करेंगे. Then आता है spotlighting another border point, the rogue channel. तो ये कौन से चीज के बारे में बात कर रहा है? ये एक्चुअली कल का आपका था, इसमें ये कल के न्यूज़पेपर में था, तो कल मैंने नहीं कवर करी थी बिकॉज आई वॉज ऑन लीव. तो मैं क्या करूँगी, जो भी कल के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक एक दो दो करके in the coming days I will be covering that. Okay, so don't worry about it कि छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो ये कल का न्यूज़ है and this is really very important from a security point of view, from the geographical point of view. ये बहुत ही important है, तो हम इसको कवर करेंगे. फिर आता है निपाह वायरस हेल्थ, ठीक है, इसको we will be covering. देन आता है ये केरला में अभी रिसेंटली इसको लेकर के काफ़ी आउटरोर है, सो वी विल बी सीइंग दैट. ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी न्यूज़ एनालिसिस में कर रखा है. इसमें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आज ये आया हुआ है, तो वी विल बी डूइंग इट ऑल ओवर अगेन. ठीक है, इसको हम फिर से जो है कुछ और डिटेल्स हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी ऐड ऑन करके आज हम इसको करेंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू our UPSC from the perspective of UPSC exam we are going to cover. But before that, a little bit of information. And information क्या है? These are the courses which are being run on the तथास्तु, या फिर जो है start होने वाले हैं. These are the batches. तो you can take admission in any of these courses. You can get the details from tathastuics.com. यहाँ से आपको details मिल जाएंगे. Or you can call on any of these numbers, and apart from that you can visit our office as well. Okay, जहां से भी आपको जैसा भी सही लगता है उसके अकॉर्डिंग you can definitely contact us. So this is the इंसिडेंट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में, कि ये एक टीचर है जिन्होंने कि एक अपने स्टूडेंट को कहा कि भाई दूसरे स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए. ओके, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो जो कि हम लोग हमेशा से देखते आए हैं इन आवर स्कूल. दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, बेसिकली कुछ नया नहीं है. तो ये बच्चे ने पहले जो है दूसरे बच्चों को धीरे से मारा. जब लगा कि नहीं भैया तो बहुत स्लो कर रहा है, बोला कि जोर से हिट हार्ड. शी सेड दिस, तो जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहा. ना व्हाई दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली बीइंग, ये ना मौकरी बनाना चाह रही थी बच्चे का ही, बच्चे की मतलब बच्चों के द्वारा ही बच्चों को मार रहे हैं, तो बच्चे विल बी लाइक लाफिंग एट दैट चाइल्ड, एंड उसका जो एक अपना कॉन्फिडेंस होता है वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके. दैट विल बी वैनिश्ड कंप्लीटली, उसको एकदम खत्म कर देंगे अगर इस तरीके की इंसिडेंट जब होती है तो. यू मस्ट हैव सीन, हर स्कूल में एक ना एक ऐसे टीचर होते ही हैं जो इस तरह की हरकतें बहुत ही मतलब लीनियंसी के साथ कर रहे होते हैं कि हाँ भाई तुम थप्पड़ मार दो, तुम पनिशमेंट दे दो, यू दिस चाइल्ड हैज डन दिस और दैट. सो दिस इज व्हाट इट हैज एक्चुअली मेंशन कि ये एथिक्स से, पेडागोजिक एथिक जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो है वो बात करी गई है. दिस इंसिडेंट एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर इन मुजफ्फरनगर. इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है हालांकि बातचीत नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए हल्ला जरूर हुआ था, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज लाइक मिट्टी डालो खत्म करो. ओके, दैट एक्चुअली हैपेंड. इट वाज फाउंड आउट कि
जो स्कूल में ये पढ़ा रही हैं वो एक्चुअली नहीं गई है। और इस टाइप के बहुत सारे छोटे मोटे स्कूल जो है यू कैन फाइंड इन द विलेजेस एट द डिफरेंट प्लेसेस, छोटे छोटे जगहों पे आपको देखने के मिल जाएंगे जहाँ पर कि टीचर्स ने इस टाइप से खोल रखे हैं स्कूल, एंड वहाँ पर किसी भी तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, दैट्स इट। वो उसको गवर्नमेंट ने भी एफिलिएट करके रखा हुआ है। इस टाइप के स्कूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड कि क्या टीचिंग इज दिस, कि क्या आप बच्चों को एक्चुअली, बच्चों को तो है आप क्या सिखा रहे हो। पेडागोजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है जब आप बीएड कर रहे होते हो। तो बीएड में ये बेसिकली किस चीज के लिए है कि बच्चों को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, मतलब टीचिंग स्टाइल बेसिकली वो उस चीज से रिलेटेड रहता है। ओके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है ऑन दीज काइंड ऑफ टीचर्स कि क्या ये जो इस तरीके का काम कर रहे थे तो क्या ये सही है। ओके तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज्यादा खराब होता जा रहा है, इट इज एक्चुअली हाईलाइटिंग दैट। इसी आर्टिकल में this has been mentioned by the author and very rightly has been mentioned because I have been there कि प्राइवेट स्कूल्स में होता क्या है कि देर आर, अभी आज के डेट में देर आर न्यूमरस नंबर्स, ह्यूज नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आर देयर, एंड ये स्कूल्स जो है टीचर्स को बहुत ही कम, वेरी लो सैलरी, बहुत ही लो सैलरी पे रखते हैं। एंड उसके बाद जो है काम इज टू मच, टेकिंग टू मच ऑफ वर्क फ्रॉम देम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट लाइक इफ दे आर डूइंग द टीचिंग, दे आर डूइंग अ न्यूमरस नंबर ऑफ टास्क, बहुत सारे डिफरेंट टास्क जो हैं वो करते हैं। ओके एंड दिस एक्चुअली पुट्स सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द टीचर्स, दे आर जस्ट नॉट टीचिंग, ये सिर्फ टीचिंग ही नहीं कर रहे हैं और भी बहुत तरीके के काम कर रहे हैं। यहीं पे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, इलेक्शंस की जब बात आती है तो इलेक्शंस जब होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सो टीचर्स आर हेल्पिंग आउट देयर इन द इलेक्शंस ऑल्सो। ओके, आर टीचर्स एक्चुअली ट्रेन टू डू दैट? क्या उनको वही काम करने के लिए बीएड करना था, किए हैं? उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो जिस फील्ड में है उनको उसी फील्ड का काम देना चाहिए, रादर देन गेटिंग देम इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करने से बेटर है कि उनका जो फोटे है वो जिस चीज़ में है, जिस फील्ड में है, उनको उसी फील्ड में रहने दो। ओके तो वो काम नहीं हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड ओवर हियर इन दिस रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जब आई थी तो उस टाइम तो बहुत सारे स्कूल्स में जो है इसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, एंड इट वाज बीइंग लाइक कि भाई हर स्कूल में, मतलब देवर लाइक कि भाई किसी भी तरीके से हर स्कूल में जो है बस इम्प्लीमेंट हो जाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो राइट टू एजुकेशन है वो भी क्या कहते नहीं है, जो एक्चुअली न्यूज़ में आता है कि ठंडे बस्ते में चला गया, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गई है। तो अभी रिसेंटली जो ये इंसिडेंट देखने को मिल रहा है स्कूल में, इट हैज एक्चुअली हाईलाइटेड द डिमिनिशिंग मोमेंटम ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका जो एक इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इट्स लाइक राइट टू एजुकेशन इज फॉर द पीपल, फॉर दोज चिल्ड्रन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन इज द राइट फॉर एवरीवन। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने आप को एजुकेट कर सके। सो ये जो राइट टू एजुकेशन है इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिटी, एंड फॉर सम टाइम ये जो एफर्ट्स थे उन एफर्ट्स का असर स्टेट्स पे देखने के लिए ज़रूर मिला था, एंड इसको कंप्लायंस करने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, हर जगह पे ये चीज़ करने की बात करी गई थी, एंड एट सम प्लेस इट एक्चुअली हैपेंड ऑल्सो, बहुत सारी जगह पे ये चीज़ हुआ भी था। कोविड-19 जो है इट वॉज नॉट द सोल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेनिंग फोकस ऑन द RTE, राइट टू एजुकेशन जो है। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे पड़ा है, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ओनली द रीज़न जो कि राइट टू एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट किया है, लेकिन इसके और भी दूसरे रीजंस हैं, जिसमें कि एक आता है टीचर ट्रेनिंग।
एंड इसको काफी हद तक नेग्लेक्ट किया जाता है। इन दिस आर्टिकल दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट कि टीचर की ट्रेनिंग जो है उसको भी काफी हद तक नेग्लेक्ट करते हैं, प्रॉपर टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती है। दिस एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नॉट इट्स नॉट लाइक कि टीचिंग जो इतना आसान है कि हर कोई टीचिंग कर ले, नो। आपके पास हो सकता है कि भले ही बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर सामने को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यू आर नॉट फिट फॉर दिस थिंग। ओके, तो ये टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। एक तो होते हैं कुछ लोग जो कि नेचुरली ही टीचर होते हैं, दे आर नेचुरली born to do that, born to teach. There are a lot many people who are like this. लेकिन बहुत सारे से लोग हैं जो कि उस आर्ट को सीख लेते हैं। ओके, तो ये जो नेग्लेक्शन होती है, जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस को, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बीएड जो कभी अभी जो है बीएड के लिए 4 इयर्स एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी में ये कहा गया कि बीएड को 4 साल कर दी जाए, जिसमें कि पढ़ाना जो है 2 इयर्स, बाकी टाइम जो है वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होना टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किस किस तरीके के सिचुएशन होते हैं तो हाउ यू आर सपोज टू हैंडल एंड ऑल। बहुत सारी चीजें एक्चुअली होती है ना, बहुत सारे ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी चीजें जो है आप सीख ही लें, बहुत सारे यूनिक इवेंट्स भी हो जाते हैं। तो हाउ यू आर सपोज टू हैंडल दैट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब जैसे छोटे बच्चे को ही अगर पढ़ाना हो, तो आप जो है छोटे बच्चों को सिर्फ वर्ड्स जो है उसी की ही बॉम्बार्डमेंट कर देंगे, तो सोचेंगे कि उनको सारी चीजें समझ में आ जाए, पढ़ लिए समझ गए सारी चीजें, तो नो। अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन, इन सारी चीजों का जो है यू हैव टू टेक केयर एंड अकॉर्डिंगली जो है आप बच्चों को समझा सकते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको इमेजिनेशंस एंड ऑल, इमेजेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ों से समझाओगे। वैसे ही आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो वहाँ पे आप वर्ड्स के थ्रू भी समझा सकते हो, थ्रू द स्टोरीज यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें कि आपको वर्ड्स भी चाहिए, आपको इमेजेस भी चाहिए, आपको स्टोरीज भी चाहिए, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ट्रेनिंग से ही समझ में आती है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो है एज यू कैन सी कि डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें, स्कूल भी डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, दैट हाउ यू आर सपोज टू यूज इट फॉर द एजुकेशन पर्पज। ओके, नाउ 1990s से ही टीचर ट्रेनिंग को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल चल रही थी, एंड द टीचर ट्रेनिंग हैज़ बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स। Okay, छोटे entrepreneurs, because there are a lot many people who are opening their own schools also. Apart from that, National School Council for Education, for Teacher Education, that is NCTE, it has also struggled to enforce its meticulously crafted regulations also. So teacher training regulation जो है, टीचर एजुकेशन, ये रेगुलेशन भी, जो भी रेगुलेशंस हैं इनके, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन हाईलाइटेड ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस आर्टिकल, इस एडिटोरियल में ये भी चीज कहा गया कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन फॉर्म किया था, जिसके की जो चेयरमैन थे वो जस्टिस जे.आर. वर्मा थे। ओके, जस्टिस जे.एस. वर्मा, एंड इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को लेकर के चीज़ों, जो इश्यूज रिलेटेड थी, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया। एंड लेटर ऑन ये जो वर्मा कमीशन है, उनकी 2012 की जो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था टीचर की ट्रेनिंग को लेकर के। लेकिन उस टाइम भी देखो 1990s से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 2012 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 2008 में ये फॉर्म करने के लिए बोला गया था, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, और वहाँ पे भी टीचर ट्रेनिंग करने के लिए ही वॉज फोकसिंग ऑन दैट थिंग कि उसके ऊपर जो है ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज, दिस इज ऑल्सो बीइंग पॉइंटेड आउट ओवर हियर कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप अगर चाहें कि हम जो है इंस्पेक्शंस कर लें,
सरप्राइज विजिट आप लोगों ने देखा होगा ना, काफी जगहों पे जो है वो डीएम ऑल ऑफ अ सडन जाते हैं एंड दे सी की टीचर्स ही नहीं है वहां, टीचर ही नहीं है वहां पे, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, टीचर को वेंसडे की स्पेलिंग नहीं आ रही है, थर्सडे की स्पेलिंग नहीं आ रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो सिर्फ सरप्राइज विजिट से जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होंगे, वो टीचर सस्पेंड हो जाएगा या फिर उसको जॉब से निकाल देंगे। बट देयर मस्ट बी अ लॉट मेनी टीचर्स जो कि एग्जैक्टली उन्हीं के जैसे हो सकते हैं। ओके, सो उसका रूट कॉज जो है वो पता करना जरूरी है, एंड फॉर दैट उनका इंडक्शन कैसे होता है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपरली चेक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें, एंड प्लस द ट्रेनिंग इज मस्ट ओवर हियर, ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी हो जाती है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ सरप्राइज करके इंस्पेक्शन लेने आ जाए तो सिर्फ इफ यू थिंक दैट दैट इज गोइंग टू हेल्प, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट मंथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था रिगार्डिंग टीचर ट्रेनिंग एट द प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे भी जो है टीचर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड क्रिटिसाइजिंग द एनसीटीई फॉर परमिटिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर्स टू टीच एट दिस लेवल ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी एजुकेशन। बिकॉज प्राइमरी लेवल पे जो है, आप देखो जब आप बीएड कर लेते हो ना, तो बीएड सेकेंडरी के लिए रहता है, उसके बाद आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करी, बीएड करी है तो सेकेंडरी लेवल पे, उसके बाद जो है अगर आपने ग्रेजुएशन एमए फिर बीएड करी तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है फॉर द हायर एजुकेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे ये कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने प्राइमरी लेवल की जो हालत है उसको लेकर के दे हैव क्वेश्चन दिस थिंग, बिकॉज एज आई टोल्ड यू नॉट एवरीवन कैन टीच, एंड सब कोई जो है एक ही लेवल की टीचिंग के लिए भी नहीं होते हैं, दिस इज ऑल्सो देयर, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको हैंडल करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग दी लिटिल बिगर वंस लाइक द सेकेंडरी और द हायर वन, तो उन सभी को जो है हैंडल करने का तरीका, उनको डील करने का तरीका इज टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट रादर देन हैंडलिंग दोज स्मॉल किड्स। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो बीएड थे, बीएड डिग्री जो होल्डर है, उन लोगों को प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए दे दिया, तो दैट वाज नॉट क्वाइट राइट। ओके, वो चीज सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को लेकर के इज वेरी मच चिंतित, परेशान। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट की मेंशन किया गया है, टीचर कमीशन रिपोर्ट, जिसको चेयर करने वाले थे डीपी चट्टोपाध्याय। इन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो इन्होंने भी वही चीज कहा कि जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है टीचर्स का, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन ही ऑल्सो सेट द सेम थिंग। बट अभी का जो इंसिडेंट अभी जो आपने देखा है, ये जो जिस न्यूज से रिलेटेड ये है एडिटोरियल, उसमें एथिक्स की बात करी गई ना, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर की जो कॉन्डक्ट है वो कितनी ज्यादा गलत रही है, कितना ज्यादा जो वो है गलत है। बिकॉज सपोज दैट देयर इज अनदर क्लासमेट, अगर मैं उसको थप्पड़ मार रही हूँ तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, उसका कॉन्फिडेंस कितना गिर जाएगा। इमेजिन योर सेल्फ बींग हिट इन यू आर बींग हिट बाय योर ओन फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दिस इज हैपनिंग। तो आपके दोस्त की भी गलती नहीं है, लेकिन जो टीचर है उसकी गलती है यहाँ पर। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट जो है वो टीचर्स में होने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट ही हैज पॉइंटेड आउट इन द टीचर कमीशन रिपोर्ट। ये बहुत टाइम पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई काम जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, the recent incident actually involve the same kind of thing, कि ये एक्चुअली बताता है कि चट्टोपाध्याय जी का जो रिपोर्ट था वो कितना विजनरी था, कि विजन ऑफ थॉटफुल एंड दी कंसाइंशियस एजुकेटर्स। ये आपका एथिक्स के पेपर के लिए बहुत अच्छा है ये, दिस पर्टिकुलर वन। सो एज यू कैन सी दैट कि कितना ज्यादा इन्होंने जो है आगे का सोच करके इस रिपोर्ट के ऊपर काम किए थे। और जब ये रिपोर्ट बना रहे थे, द एक्सपर्ट्स हु वर इन्वॉल्व्ड along with him, all those were the experts, जो भी लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे वो सभी एक्सपर्ट थे अपनी अपनी फील्ड के, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। नाउ
ये जो व्यू था इनका, दैट हैज एक्चुअली नॉट रिसीव्ड द रिक्वायर्ड अटेंशन विच वाज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके अंडर ये टीचर्स का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा खराब होता गया। क्यों? एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, टीचर है भाई, लेट देम टीच, यू आर नॉट सपोज टू इन्वॉल्व देम इन द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे इलेक्शंस में भी उनको खड़ा कर देते, मतलब आप जो है उस चीज को भी हैंडल करो, वोटर आईडी कार्ड की भी चीजें जो है संभालने के लिए कर देते हैं। इलेक्शन जब हो रहा है तो वहां पे बैठा देते हैं, लॉट मेनी थिंग्स हैपन। ओके, तो इस टाइप की चीजें तो जो माइनर फंक्शनरीज के तौर पे जो है इनको देखा जाने लगा। एंड स्लोली द डिग्निटी ऑफ द टीचर्स दे वेंट डाउन। एज ऑफ हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू टीच, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू टीच? सबसे पहले आप जब किसी भी जॉब को प्रेफर करते हो तो उसमें आप क्या देखते हो? देयर आर टू थिंग्स बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक तो रेस्पेक्ट और दूसरा है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होंगे, बिकॉज दिस इज द फैक्ट। अगर पैसे आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे देन हाउ विल यू रन योर किचन, है ना? घर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी, बाल बच्चे के कैसे, मतलब बच्चों का जो है फ्यूचर वो किस तरीके से होगा? दीज टू थिंग्स मैटर्स ओवर हियर। तो डिग्निटी ऑलरेडी टीचर्स को जो है, टीचर्स एक ऐसा, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि सारी जो फील्ड है, आप कितने भी फील्ड में आप देख लो, कोई भी फील्ड में देख लो आप, और कोई भी दुनिया की हर एक फील्ड जो है बिना टीचिंग, प्रॉपर टीचिंग के है ही नहीं। आई मीन टू से कि देयर इज वन टीचर, एंड वो टीचर जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोफेशंस को जन्म देता है। Because that teacher actually what he or she does inspires the children, वो children को inspire करते हैं, बेटा you can do this, बेटा you can do that। इस टाइप के प्रोफेशंस भी हैं, उस टाइप के प्रोफेशंस भी हैं, तो आप इसमें से ये तरीके की चीजें आप कर सकते हो। और उस प्रोफेशन को बनाने के लिए भी उसमें पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं, है ना? मैनेजमेंट में जाना है तो मैनेजमेंट के कॉलेजेस, वहाँ पे टीचर्स हैं। इंजीनियरिंग, वहाँ पे टीचर्स हैं। मेडिकल, वहाँ पे टीचर्स हैं। टीचिंग को कैसे टीच, मतलब टीचर्स को कैसे टीच करना चाहिए, तो वहाँ पे भी टीचर्स हैं। ओके, तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर एक अदर प्रोफेशन के पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हियर लेटिंग देम डाउन, उनकी डिग्निटी जो है वो स्लोली इट वाज गेटिंग evaporated you can say, और it was actually lost। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो टीचर्स को मास मतलब एकदम ह्यूजली दे वर रिक्रूटिंग। आप लोगों को याद होगा ये एडहॉक या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है टीचर्स को हायर कर रहे थे, एंड इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। एंड ये सारी चीजें जो है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ढेर सारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं और मन मर्जी सैलरी चल रही है, तो टीचर्स को कोई भी सैलरी पे रख ले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक स्टैंडर्ड सेट है that if this person is having this much of experience, has these kind of qualifications, तो उसको ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, उसको ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, right? Like these kind of things। बट ये नॉर्म्स जो है वो नहीं फॉलो करे जाते हैं, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग विच एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मार्केट ड्रिवन वेज डिसीजंस यहाँ पर होते हैं। And despite the increased enrollments over here, apart from that, जो low budget private schools होते हैं, these has also multiplied। लो बजट पे हैं, सैलरी कम मिल रही है, काम उनका वैसे का वैसे ही है, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा कम मिल रही है, तो हाउ यू कैन सस्टेन? एंड ये सारी चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट्स फिर लेटर ऑन व्हाट दे डू, दे मर्ज द स्मॉल स्कूल्स विद द बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑन ऑल, ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट करती है। इसमें आर्टिकल में कुछ चीजें इन्होंने मेंशन करी हुई थी, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में बताया that how far school teaching in India was from standards and ethics that one might regard as professional। इन्होंने बहुत पहले ये पॉइंट कह दिया कि हमारे स्कूल्स में जिस तरीके से ये जिस तरीके से स्कूल की टीचिंग चल रही है,
तो उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, बहुत ही लो है स्टैंडर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एथिक्स फॉलो करना चाहिए वो एथिक्स भी जो है वो फॉलो नहीं होते हैं हमारे स्कूल में। यहाँ पे चट्टोपाध्याय रिपोर्ट में इन्होंने ये भी चीज मेंशन किया था दैट दे हैड एक्चुअली एडवोकेटेड अ वेल read thoughtful teacher who is conscious of her decisions and actions. What you are talking, whatever words you are spilling out of your mouth, you are जो भी words आपके माउथ से बाहर आ रहे हैं उन सभी चीजों का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। ओके तो ऐसा टीचर जो कि थॉटफुल हो और वो कॉन्शियस हो, उसका इनर कंसाइंस इस चीज को रहे कि हाँ भाई मैं ये बात कह रहा हूं या कह रही हूं तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। दैट व्यू फाउंड लिमिटेड ट्रैक्शन इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में इस टाइप की चीजें जो है वो नहीं फॉलो कर रही थी, एंड स्पेशली इन द ब्यूरोक्रेसी गवर्निंग इट, एंड टीचर हैज एक्चुअली बीन रिगार्डेड एज अ माइनर फंक्शनरी। ठीक है टीचिंग ही तो करता है, क्या ही है, व्हाट्स अ बिग डील। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज के डेट में भी टीचर्स जैसे एड टेक ही हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग टीचर्स सेल। ओके teachers are there to teach, they are not the salesperson, that the different department, please have it. Okay अब वो आप टीचर्स को बोलो कि सेल करो तो that's not a right thing to do. ओके खैर अब फ्रैक्चर्ड टीचर स्टूडेंट बॉन्ड ओवर हियर, हम अभी रिसेंटली September 5th ओके जिसको कि हम टीचर्स डे के तौर पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया था जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थ डेट भी है। सो दैट ही वाज द वन हु एक्चुअली आस्क्ड टू डू सो एंड सर्व एज अ रिमाइंडर टू द नेशन gains little when it weakens the voice of school teachers both individually and collectively। कि अगर आप जो स्कूल टीचर्स की आवाज को दबा रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर कलेक्टिवली लेवल पे, इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिमिनिश। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे एकदम बद से बदतर और खराब होता जाएगा, जिसके की अभी आप निशानी देख सकते हो। एंड बाय designating separate days for the teachers and children, we appear to have forgotten the profound bond between them। जो गुरु शिष्य परंपरा है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके लिए बच्चे भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए टीचर्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो there is a fine line, there is a fine line when it comes to that thing कि आप फ्रेंडली हो, और उसके साथ साथ ये भी बच्चों को एहसास दिलाना जरूरी है दैट आई एम योर टीचर, आई एम एल्डर दैन यू। There are a lot many incidents wherein the teacher and the student are getting involved and they are getting married, though I am not anyone to comment on this thing whether this is right or wrong, that's completely different thing, but इस तरीके की चीजें जो है, जो फाइन लाइन है उसको डिमिनिश करती जा रही है, इट इज एक्चुअली रबिंग दैट ऑफ। एंड वो जो है एक लेवल मेंटेन करके रखने का कि गुरु को पहले माना जाता था दैट्स लाइक अ गॉड। ओके एंड आई एम नॉट सेइंग कि गुरु को भगवान ही मानो, बट कहते थे ना गुरु गोविंद दो खड़े, है ना, काको लागो पाए। तो ये जो है ना हमको एक एक हर एक स्टेप जिंदगी में हर एक चीज जो है वो टीचर से सीखने को मिलती है। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट सपोज टू बी टेकन अवे। इट इज क्वाइट ये थोड़ा सा जो आर्टिकल है वो कुछ ज्यादा ही मेरे दिल के करीब हो रहा है, बिकॉज टीचर्स जो है वो एक बच्चे को बना सकते हैं, उसमें ढेर सारा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, या फिर वही टीचर जो है वो उस बच्चे की कॉन्फिडेंस को एकदम खत्म कर सकता है, उसको एकदम वैनिश कर सकता है, उसको एकदम ही दैट यू आर नो वन, यू आर नथिंग, वो वाली फीलिंग भी एक टीचर दे सकता है। So teacher is very important, very very important. So this bond is actually very much essential, and the kind of Guru Shishya Parampara, once it was there in our nation, we want it back. It should be here again, right? And apart from that, इसमें जो है टीचर्स को भी अपनी तरफ से वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, अदरवाइज थिंग्स गो further back, southward, or you can say southward in the sense कि डाउन वो जो है और भी ज्यादा खराब होती जाएगी।
Now, the next topic which we are going to do is related to the biofuels, the complex path to biofuel sustainability. Another editorial, this is what we are going to do. Biofuels versus electric vehicles. ठीक है, अब बायोफ्यूल्स जो हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम लोग फ्यूल्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स से डिफरेंशिएट कर, मतलब वहां से जो है हट करके हम ऐसा कोई चीज रिन्यूएबल हो उस चीज को करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल चीज को उसको यूज करना चाह रहे हैं. अब बायोफ्यूल्स जो है इट एक्चुअली फेस्ड स्केप्टिसिज्म एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गेन्ड मोमेंटम वर्ल्ड वाइड. अब वर्ल्ड लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है अच्छा खासा पुश मिला, ठीक है. इन द इंडिया ऑल्सो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर के आगे बात बढ़ रही. एंड ऑब्वियसली यू कैन सी कि कितने सारे ईवीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको पुश भी किया जा रहा है कि भाई आप यूज़ करो, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिला, लेकिन बायोफ्यूल्स में जो है इस हिसाब से उसको नहीं ड्यू मिला द विच इट एक्चुअली डिजर्व्स. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसका अडॉप्शन हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, बट देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस दैट नो डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी कम्स विदाउट द ट्रेड ऑफ्स. यानी कि एक चीज जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना चाह रहे हो, ओके, तो वो जो बैटरीज हैं, ठीक है, अब वो बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया है? क्या वो फिर फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट हुआ है? तो अगर फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट हुआ है देन दिस इज वेस्टेज, कंप्लीट वेस्टेज है. क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है भाई दिस इज समथिंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आपके लिए यूज़फुल तभी होंगे जब आप यहाँ पे उन बैटरीज को चार्ज करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करते हुए कोई और ऑल्टरनेटिव्स जो है वो यूज़ करें. ओके, नाउ अब यहाँ पे ट्रांजिशनिंग की बात कर रहे हैं, और ट्रांजिशनिंग में ये है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे इंजन्स भी चेंज होंगे, ठीक है. तो अभी जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में ही जो है वो फ्यूल से एनर्जी बना करके फिर व्हीकल को चलाने का जो प्रोसेस इंजन में होता है, ठीक है, दैट वन, इस टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं उसको रिप्लेस करने की हमको जरूरत पड़ रही जो कि होना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कि ये ईवीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसको चलाने के लिए भी हेल्पफुल रहे, राइट. ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट. नाउ द अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना है एंड यहाँ पे जो है ट्रांजिशन भी करना है, इंजन डिफरेंट रहेगी. तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है. Importing batteries and critical minerals for EVs raises environmental concerns over here. कि बैटरीज जो है उसको इंपोर्ट करना, मिनरल्स को इंपोर्ट करना जो कि इन बैटरीज को बिल्ड बनाने के लिए हेल्प करेंगे, इस तरीके की व्हीकल्स को बनाने के लिए, इन तरीके के व्हीकल्स को बनाने के हेल्प करेंगी, राइट. तो ये सारी चीज़ों को लेकर के फिर जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज हो रही हैं. ओके, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ. अब ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? शिप से आएंगी. शिप कैसे चल रहा है? फ्यूल्स, अगेन क्या हो रहा है? पोल्यूशन. ओके, एकदम सिंपलेस्ट मैं एकदम बता रही हूँ. ओके, सो हियर यू कैन सी एनवायरमेंटल थिंग अगेन आ गया, राइट. तो यहाँ पे ये जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज करता है. नाउ इन कंट्रास्ट टू दिस थिंग, बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल्स को अभी जो हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, ICEs हैं, आप इसी में ही यूज कर सकते हो. ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द करंट ICE engines and the infrastructure with minimal modifications. ओके, इसमें हमको बहुत ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इसमें यहाँ पे जो है इंपोर्ट इंडिपेंडेंस भी है. ओके, ऐसा है, करना है करो, नहीं करना मत करो, अपने घर का बना लो, ठीक है. तो यहाँ पे बायोफ्यूल्स का जो है वो विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर बता रहा है, राइट. बायोफ्यूल का मतलब क्या है? ये एक सस्टेनेबल भी है और प्लस ये अनसस्टेनेबल भी है. बायोफ्यूल है, ये सस्टेनेबल भी है, अनसस्टेनेबल भी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे जो है चैलेंजेस हैं,
द चैलेंजेस इन इंडियाज बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी। अब वो चीज हम देखेंगे। नाउ वी हैव सीन कि ईवीज किस तरीके से बेनिफिशियल है, लेकिन ईवीज के लिए भी पीछे बहुत सारा हमको पैसा लग रहा है। बायोफ्यूल्स के लिए जस्ट नाउ वी सॉ कि हाँ भाई इसमें बेनिफिट तो है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी जो है वी आर फेसिंग ओवर हियर। चैलेंजेस क्या है? बायोफ्यूल, अभी तो ये पहले समझ लो कि बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल इट मीन्स फ्यूल विच वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम समथिंग विच इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। इट एक्चुअली बायोफ्यूल जो है it refers to the first generation ethanol mainly derived from the food crops. ओके ये एथेनॉल यानी कि ये जो फूड क्रॉप्स है वहां से ये बायोफ्यूल जो है वो बन रहे हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन वाला जो बायोफ्यूल है उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, हाई कार्बन कंटेंट है। ठीक है, इंडिया की जो पॉलिसी है इट एक्चुअली एम्स एट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 25-26, mainly using that is the first generation ethanol from the sugarcane and the food grains। sugarcane और यानी कि गन्ने और उसके साथ साथ जो फूड ग्रेन्स है उसको लेकर के ये बायोफ्यूल बनाने की सोच रहे हैं। इंडिया में हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं किसकी? एथेनॉल की, जो कि इन्हीं से बनी होगी, प्लस हम पेट्रोल के साथ। इसमें इंजन कौन सी यूज हो रही है? सेम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो वही यूज हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खास चेंजेस करने की हमको जरूरत नहीं है, इंजन में भी कुछ खास चेंजेस करने की हमको जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या है? हाई कार्बन कंटेंट है। ओके, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, ये जो सेकेंड जनरेशन वाले हैं ये क्रॉप वेस्ट से आते हैं। ओके, फ्रॉम क्रॉप वेस्ट इट एक्चुअली फेसेस चैलेंजेस इन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर टारगेट, क्योंकि हमको उतने क्रॉप वेस्ट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग डन। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स चाहिए तो उस हिसाब से हमको क्रॉप वेस्टेज चाहिए। अब पर्टिकुलरली किस टाइप के? फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग अप। अब यहाँ पे जो है ये चेन हमको उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा एंड वी आर एक्चुअली सपोज टू इन्वेस्ट दैट मच। हमको कंटिन्यूस उन सारी चीजों की सप्लाई देती रहनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीन हाउस कॉन्टेंट है वो फर्स्ट जनरेशन से यहाँ पर कम है। और किस टाइप की चीजों से वी आर मेकिंग द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल? राइस हस्क, जो चावल के भूसे होते हैं उससे, एंड वुड चिप्स एटसेट्रा। वो आप जब लकड़ी का काम कर रहे हैं तो उसमें जो लकड़ियां बेकार निकल जाती है उन सारी चीजों से you are basically making. These are just a few reasons, few ways, few things through which you actually make the second generation biofuel. Now comes the sugar cane का भी यहाँ पे। sugar cane जो है, जब आप गन्ने की खेती करते हो तो उसमें बहुत पानी चाहिए होता है, you need a lot of water. बट अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म देखो। now imagine हमको ढेर सारे शुगर केन चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ गन्ना, ढेर सारे शुगर केन चाहिए फॉर दी बायोफ्यूल जनरेशन। ठीक है, अब वो बायोफ्यूल के लिए हमको ढेर सारे गन्ने चाहिए, और वो ढेर सारे गन्ने यानी शुगर केन ग्रो करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ वाटर। एंड इरिगेशन सिस्टम कैसा है इंडिया में? ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो इट मीन्स डिप्लीट क्या करेगी? ग्राउंड वाटर। वी आर गोइंग टू सक अ लॉट मेनी ग्राउंड वाटर। सो फाइनली क्या है, ये सस्टेनेबल है? Is it sustainable? No. Why? Because we are now depleting the groundwater, and groundwater deplete कर रहा है. So further we are dependent on agriculture, very much we are dependent on agriculture. Monsoon ठीक ठाक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो we are dependent on the groundwater. We are dependent on the rivers and all, इन सभी चीज़ों पे हम dependent रहते हैं irrigation के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर केन को आप चाहते हो कि बायोफ्यूल्स ढेर सारे बने, अब उसमें ढेर सारा पानी जो है वो शुगर केन में जा रहा है ना। व्हाट अबाउट दी अदर क्रॉप्स? वहां पे ये इम्पैक्ट करेगा, वहां पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी वाली इश्यू आ गई, सिंपल, दैट इज देयर। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बेसिकली। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज एक्चुअली सेड कि बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये सस्टेनेबल भी है और अनसस्टेनेबल भी है, दोनों ही है।
ओके, सो दीज आर द रीजंस विच आर एक्चुअली बीइंग पॉइंटेड आउट ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड जनरेशन वाला है इसमें कार्बन न्यूट्रल है, CO2 जितना एमिट होगा उतना ही मेंटेन भी हो जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो आप मेंटेन ये प्रोड्यूस कर रहे हो, ये दिस थिंग बायोफ्यूल इज बीइंग मेड स्पेसिफिकली लाइक यूजिंग एल्गी एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके। फोर्थ जनरेशन, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स है उनसे ये फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल मिल रहा है, और यहाँ पे कार्बन कंटेंट क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे other things, the reasons which has been pointed out over here to discourage diverting surplus crops, उसको डाइवर्ट करने के, जो सरप्लस क्रॉप्स हो रहा है उसको डाइवर्ट मतलब उधर उसको डाइवर्ट करने से डिस्करेज कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस, स्टैग्नेंट क्रॉप यील्ड्स एंड फ्यूचर रिडक्शंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी इन सारे रीजंस की वजह से, वैसे वैसे आपका जो रिडक्शन होता जाएगा, क्रॉप रिडक्शन होता जाएगा, यू वोंट बी एबल टू ग्रो दैट मच एज यू आर डूइंग नाउ। ओके, अब लाइक शुगर केन के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ओनली यू कैन सी, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता रहेगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन विल हैपन, एंड ये क्या होगा, ट्रिपल रेट के साथ। अगर जो है अभी आप 10 गुना पानी निकाल रहे हो, इफ इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 10 लीटर्स, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग 10 लीटर्स वाटर निकाल रहे हो, तो वो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है, तो उतनी तेजी से ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जाएगा। ओके, सो ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड इंक्रीज्ड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर राइज की वजह से भी हो रहा है, द वाटर इज एक्चुअली नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू पर्कुलेट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉप का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया बिकॉज द पॉपुलेशन एंड द वेरियस अदर रीजंस एंड ऑल, तो वहां पे उसकी भी उनकी भी जो मतलब उसको भी ग्रो करने की जो है रिक्वायरमेंट, वहां पे भी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है ग्राउंड वाटर दैट इज गोइंग टू डिप्लीट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, वहां से भी ग्रीन हाउस गैसेस की अच्छी खासी जो है एमिशन होती है, एंड दिस एमिशन फ्रॉम सेक्टर फॉर फ्यूल प्रोडक्शन काउंटर्स ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप इसी को यूज करके जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए अब दूसरा काम कर रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, एक तरफ से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से घटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द गुड बेनिफिट्स ऑफ इट। वाइल इंडिया की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, इट एक्चुअली मैनेजेस द शुगर केन का जो हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए मतलब वहां से प्रोक्योर करके यहाँ पर जो है बायोफ्यूल जो है उसमें लगा दिया जा रहा है उसको जनरेट करने के लिए, तो सरप्लस शुगर प्रोडक्शन जो है उसके लिए है, एंड रिड्यूसिंग सरप्लस शुगर केन कल्टीवेशन कुड बी अ वाइबल ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आप सरप्लस जो चीज है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बट इन अ लॉन्ग टर्म वी आर सपोज टू डिस्करेज दिस थिंग, ठीक है, इसको डिस्करेज करने के लिए यहाँ पर पॉइंट कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो शुगर केन को बढ़ावा देना, एमएसपी होना, एंड वेरी गुड यू पीपल, ओनली अ फ्यू आई गेस, एक ही दो बच्चे ने एमएसपी लिखी हुई थी, वेरी गुड, द आंसर वाज एमएसपी ओनली। तो हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं, हम किसान को इतना ज्यादा एनकरेज क्यों करते हैं, डू दिस डू दैट एंड ऑल, राइट, फॉर दी इनकम, सो दैट दे कुड हमने कहा है ना कि हम डबल कर देंगे फार्मर्स की इनकम, तो यहाँ पे सिर्फ ensuring farmer income doesn't rely solely on the sugarcane cultivation. The author is saying कि सिर्फ उनकी sugarcane cultivation को ही आप सोली नहीं मान सकते हो कि अगर वो सिर्फ गन्ने की खेती करेगा, शुगर केन ही जो कल्टीवेट करेगा, तभी जा करके जो है फार्मर की इनकम डबल हो पाएगी या फिर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो पाएगी। वी आर सपोज टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो, ओके, हमको ना और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी उनको देने की जरूरत है, दूसरी और चीजें भी जो है वो बताने की जरूरत है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यूज एंड वेस्ट विथ लो वाटर एंड ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट्स ऑफर अ बेटर सॉल्यूशन।
कि अगर हम जो हैं सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए जो भी क्रॉप के वेस्ट होते हैं उसको यूज़ करिए, एंड वहाँ पे जहाँ पर कि लो वाटर कंजम्पशन हो, ग्रीन हाउस गैस की एमिशन भी कम हो, ये दोनों ही चीज़ें कम हो, तब हम कहेंगे कि यस दैट इज़ अ बेटर वे आउट एंड दैट इज अ बेटर बायोफ्यूल। ओके, अभी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है कि अभी रिसेंटली G20 समिट में इसको फॉर्म किया गया था। इट एक्चुअली प्रमोट्स द बायोफ्यूल्स एंड द एथेनॉल अडॉप्शन एज वेल। ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे ये कर रही है। ओके, एंड यहाँ पे जो है बायोमास सस्टेनेबल प्रायोरिटाइज करने के लिए यहाँ पर इससे इन सारी चीजों को कह रहे हैं कि Energy Transition Commission has actually suggested prioritizing the biomass for sectors with limited carbon alternatives. Okay, so this is what has been actually pointed out. And जो biomass की resources आप यहाँ पे देख सकते हो कि किन किन चीज़ों से जो है ये बनती है, ये PDF में आपको provide कर दूंगी ऑन दी डेली। अपना जो करंट अफेयर्स का हमारा तथास्तु का चैनल है, देयर यू कैन गेट दिस थिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम दूसरा टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द रोग चैनल। यहाँ पे बेसिकली ये जो हरामी नाला है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, लेट मी फर्स्ट शो यू दैट वेयर इट इज देयर इन गुजरात। ओके, ये पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा बेटर है। सो एज यू कैन सी इट इज़ नियर बाय द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एरिया है जिसको कि हरामी नाला बोला जा रहा है, इसी के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली अमित शाह जी जो है वो यहाँ पर विजिट किए थे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से दिस हैज़ एक्चुअली अ हिस्ट्री कि बहुत सारे जो इंट्रूडर्स हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से घुस आते हैं। सो दैट इज द रीजन। यहाँ पे जो है अमित शाह ही रिसेंटली ही वेंट ओवर देयर विच इज सिचुएटेड नियर सर क्रीक रीजन ऑफ द Kutch, which is there in Gujarat, and it is a region along the India-Pakistan border which is known for its historical cross-border incident. Just now I told you about this thing, and it has always been under the surveillance because it is an area जो कि जहाँ से कि लोग जो हैं बहुत आराम से एंटर कर सकते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ एरिया। ओके, अब यहाँ पे सर्विलांस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करी गई है, विच वॉज रियली वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू दी सिक्योरिटी पर्पस। आपका सिक्योरिटी पर्पस से ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, एंड आपका ये मैप के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो प्रीलिम्स में आ सकता है इसके ऊपर, राइट। नाउ यहाँ पर जो है लाइव कैमरा फीड्स जो है उसकी यहाँ पर बात करी गई है, जहाँ से कि अनइंटरप्टेड सर्विलांस आराम से जो है वो होते रहेगा, इस चीज़ को प्लान किया गया है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर बजट दे दिया गया है 257 करोड़ रुपीस की, जो कि यहाँ पर फैसिलिटेट करेगी वेसल बर्थिंग की। इट विल बी रिपेयर फॉर द एंड द repair will happen over there, maintenance also in the creek area, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF की कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली बात है कि वो इम्पैक्ट होगी, इम्पैक्ट इन द गुड सेंस, ओके, वो होगी। सो दैट्स रियली वेरी गुड ओवर हियर। ओके, एंड यहाँ पे जो है ओवर द years द चैनल हैज़ एक्चुअली एक्सपैंडेड मोर ऑफ द इंडियन साइड, ये जो है एक्सपैंड भी कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस नाला इट्स जस्ट अ नेचुरल वाटर बॉडी जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर्स लंबी है। इट इज़ ओनली 25 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इट फ्लोज फ्रॉम पाकिस्तान इनटू गुजरात कच्छ रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फ्लो करती है, राइट। अब इसमें इंडियन साइड की जो फैक्ट्रीज हैं, वो इंडियन साइड में कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं? यहाँ पे सॉल्ट के लिए, ब्रोमाइड के लिए, केमिकल्स के लिए, मिनरल रिच वाटर है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फिशिंग भी अच्छी खासी होती है, एंड स्पेसिफिकली किसकी होती है? तो प्रॉन्स की होती है, बट इट रिप्रेजेंट्स चैलेंजेस ड्यू टू दी रग्ड टेरेन एंड स्कॉचिंग समर टेम्परेचर्स ओवर हियर।
ओके बहुत ही ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर होती है यहाँ पे, राइट। एंड क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस है डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इजी टू क्रॉस, एज यू कैन सी ही इज बीइंग शोन कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग हैं वो एंटर कर जाते हैं। जस्ट 25 किलोमीटर लंबी है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, आराम से बोट उठाए घुस गए वहाँ पे, इंडियन टेरिटरी में भी आराम से आ जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट क्वाइट वल्नरेबल काइंड ऑफ एरिया। बहुत सारे जो फिशिंग बोट्स हैं पाकिस्तान के जो कि पकड़े जाते हैं इंडियन साइड में, एंड यहाँ पे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन जो है वो भी काफ़ी सारे इस टाइप के इश्यूज देखने को मिले हैं। इफ़ यू कुड रिमेंबर 2008 का इंसिडेंट, दीज पीपल एक्चुअली दीज एंटर्ड फ्रॉम दी ओशन एरिया ओनली ना, मतलब ये अरेबियन सी की तरफ से ही तो आकर के मुंबई में एंटर किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी तबाही मचाई थी। तो वाई टू वेट कि कोई अटैक करेगा उसके बाद जो है हम कोई एक्शन लेंगे, डू इट बिफोर, पहले से आपको जो है जिस चीज़ें बेटर करके रखनी चाहिए, है ना, रादर दैन ऑब्वियसली लेटिंग थिंग्स हैपन, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ हमको ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए। तो वाई टू पछताओ, है ना, वही होता ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Why to wait and get being harmed by other people rather than take proper steps before? BSF personnel encountered difficulties reaching the entry point on the Indian side, and that was due to the inadequate infrastructure. And the present government is focusing very much on developing this, providing the good infrastructure to the people, to these people, which is really very important. अगर उनके पास सही ढंग से infrastructure रहेगा ना तो हम भी safe and sound रहेंगे। Okay, that is all because of us, because for us only and for our country. जैसे कि ऑल टेरेन व्हीकल्स जो किसी भी एरिया में जो है वो आराम से जा सके, इसके साथ साथ जो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन है वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, सो दैट यहाँ पर जो है आराम से शिप्स जा करके लग सके, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज्ड बॉर्डर कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी, रिजल्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पोजिट BOPs and the observation posts in the areas, which was really very much important. अब यहाँ पे जो है ये इधर वाला एरिया जो है जूनागढ़, गुजरात का नीचे वाला एरिया, यहाँ से हिस्टोरिकली दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जूनागढ़ की अगर हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब इंडिया आज़ाद हुई थी तो ये जो प्रिंसली स्टेट था इसमें 80% हिंदूज थे, एंड यहाँ पर 80% वर हिंदूज, एंड जो रूलर था दैट वाज अ मुस्लिम। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे दिस वाज द प्रिंसली स्टेट और इंडिया बन गया। ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को कहा इफ यू वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ दी टू कंट्रीज, अगर आप चाहते हो पाकिस्तान को ज्वाइन करना पाकिस्तान को ज्वाइन करो, इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडिया यू कैन ज्वाइन इंडिया, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। ओके, तो जूनागढ़ वांटेड टू ज्वाइन Pakistan. That was very obvious because the ruler was Muslim. That was very obvious. But यहाँ पे जो 80% हिंदू जनता थी, they were the one who was saying कि no, we are not going to join. Okay, तो एकदम रूलर के अगेंस्ट गए, एंड रूलर के इसमें तो वैसे बहुत सारी डिटेल है, मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही बता रही हूँ, एकदम रूलर के अगेंस्ट गए, and the ruler has to abide by what the people actually said. यहाँ पे जो है फाइनली इन्होंने जूनागढ़ को इंडिया में ज्वाइन करा दिया, और इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी था बिकॉज ये गुजरात का बाकी सारे एरिया तो इंडिया के ही पार्ट थे। अब ये एक छोटा सा पार्ट अगर पाकिस्तान का हो जाता तो दिस वुड हैव बीन रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल थिंग्स, सिक्योरिटी पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, a lot of things we would have faced. Okay, तो इस वजह से जो है वो जरूरी था। अब यही एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से कश्मीर का जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बिकॉज यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ, यहाँ पे जो रूलर की नहीं सुनी गई बट वहाँ के लोगों की सुनी गई। यहाँ पे ऑपोजिट था, यहाँ पे जो रूलर था दैट वाज द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, एंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी जो थी दैट मेजॉरिटी जो है दैट वाज बेसिकली दैट ऑफ द फॉलोअर ऑफ द इस्लाम। ओके, मुस्लिम्स थे, तो यहाँ पे अब ऑपोजिट सिचुएशन था। ओके, बट इसकी जो हिस्ट्री है, इनकी यहाँ पे जो हिस्ट्री है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट वाज देयर इन जूनागढ़।
ओके यहाँ पे कश्मीर की इशू में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बट हियर इट वाज नॉट दैट, इट वाज नथिंग लाइक दैट, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला कोई सीन ही नहीं था, बट यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे. दे आर द वन हु वर एक्चुअली अटैक्ड बाय द पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान. ओके जिनको ट्राइब्स बोला गया, लेकिन वो ट्राइब्स नहीं थे, बोलते हैं कि वो वहीं की आर्मी थी. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने आतंक मचा दिया था, बिकॉज ऑफ विच द रूलर एक्चुअली आस्क्ड फॉर द हेल्प एंड द कंडीशंस वर डेफिनेटली प्रेजेंटेड कि हमारी ये कंडीशंस हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली द स्टेप्स वर टेकन. इंडिया डिडंट, जो भारत है उन्होंने डायरेक्टली जाकर के एवं ही जाके अटैक नहीं किया, बट दैट वाज बिटवीन दी leaders only. Okay, so that was from the historical purpose. Now the last topic of the day is related to Nipah virus, which has actually taken a lot many life अभी recently. तो Nipah virus जो है, दिस इज वेरी लीथल वायरस, जिसमें कि अगर हम देखें डेथ रेट, तो फेटेलिटी रेट जो है वो 40% से 75% है WHO के अकॉर्डिंग. According to the World Health Organization, the fatality rate is 40%, from 40% to 75%, which is really very high. अभी इंडिया में इसके केसेस कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? केरला में. ट्रांसमिशन क्या है? इट इज अ जूनोटिक डिजीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक? जू में क्या देखते हैं? एनिमल्स. एनिमल्स को देखने कौन जाता है? ह्यूमंस. तो इट इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम animals to humans. So it is a zoonotic disease जो कि primarily transmit होता है humans से, humans में through animals, या फिर कोई contaminated food हो तो उससे it is actually being transferred. ठीक है. Apart from that, direct person to person transmission through close contact is also possible. इसके symptoms, अब को close contact है किसी से तो वहाँ पे भी हो सकता है. इसके symptoms क्या है? Which is very important to understand. Symptoms are the fever, headache, cough, sore throat, difficulty in breathing and vomiting. ये सारे इसके symptoms हैं. Okay. Transmission routes, अब यहाँ पे तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसकी ओरिजिन. इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पे किया गया था? सो इट वाज आइडेंटिफाइड इन मलेशिया 1998 में, देन सिंगापुर 1999 में, एंड या इसको जो है निपा बेसिकली जहाँ पे ये पाया गया था, सो इट वाज देयर इन इट इज देयर इन मलेशिया, वहाँ के विलेज, उसी के ही नाम पर जो है निपा नाम यहाँ पे रखा गया है. एनिमल टू ह्यूमन ट्रांजिशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेमिनेटेड जो फूड होते हैं, जैसे कि रॉ डेट पाम सैप, फ्रूट, जो कि ये जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके सलाइवा उस पे लगे हों, या फिर यूरिन हो फ्रॉम द इन्फेक्टेड बैट्स. ओके, तो बैट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डेंजरस दीज आर. बैट्स कितने डेंजरस हैं. कोविड वायरस के भी पीछे यही रीजन. तो जो फूड या फिर फ्लूइड्स या फिर डेट पाम सैप हो, एनिमल्स इन्फेक्टेड हो, तो ये सभी को ही जो है ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ह्यूमन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ह्यूमन से भी, एंड वहां पे भी जो क्लोज टच में आने पर नाउ दो द पीपल विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड फ्रॉम द अदर पीपल. ओके, तो ट्रांसमिशन जो है इस तरीके से होगा. एनिमल रिजर्वोयर कहाँ पे? फ्रूट बैट्स जो होते हैं, स्पेशली कौन से? फ्लाइंग फॉक्स. यहाँ पे दे आर द वन हु आर एक्चुअली हैविंग दिस वायरस विद इन देम. अब इसको ट्रांसमिट किस में हो सकते हैं? टू द वेरियस डिफरेंट एनिमल्स लाइक पिग्स, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शीप. अब इसमें से जो है आपने इन्फेक्टेड को कंज्यूम कर लिया, जो कि मीट ईटर्स हैं, या फिर आप जो है इनके क्लोज कांटेक्ट में आ गए. इफ व्हेन दे आर इन्फेक्टेड देन यू आर गोइंग टू हैव दिस थिंग. ह्यूमन ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड कहाँ से होंगे? अगर आप इस टाइप के इन्फेक्टेड एनिमल्स से टच में आ जाए, या फिर यू आर कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड. ओके, फ्रॉम एनी ऑफ दीज इट कुड बी एक्चुअली पास्ड ऑन टू यू. आउटब्रेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर निपाह वायरस की, ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं कि कहाँ पर हुआ था. अब इंडिया में कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल में 2001 में देखने के लिए मिल रहा था, 2001 एंड 7 में, केरला में 2018 में, एंड उसके बाद 2019 2021 में कहीं कहीं जो चुटपुट आपको केसेस देखने को मिले थे. नाउ अगेन इन 2023 एंड अगेन वेयर? इन केरला.
ओके अब यहाँ पे अगर कोविड सार्स कोव 2 जो है यानी कोविड वायरस, कोविड-19 का जो वायरस है वो काफी जल्दी स्प्रेड करता है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस निपा ये इतना ज्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं करता है, रादर इट स्प्रेड्स क्वाइट स्लोली एज कंपेयर टू दी कोविड-19। ओके रिप्रोडक्टिव नंबर, तो यहाँ पे R0 वैल्यू जो है इनका रिप्रोडक्शन की, तो इट विच मेजर्स हाउ क्विकली अ वायरस स्प्रेड्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जो अगर वायरस है वो कितनी जल्दी जो है वो स्प्रेड होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.48 है इन द पास्ट निपा वायरस आउटब्रेक्स। जहां पर भी इंडिकेशन जो जहां पर इंडिकेटर जो है 1 से नीचे आती है तो ये कितनी है 0.48। सो ऑब्वियसली ये क्या है 1 से नीचे है, तो जब 1 से नीचे आती है तो इसका मतलब क्या है कि ईच इन्फेक्टेड पर्सन ऑन एवरेज इन्फेक्ट्स फ्यूअर देन 1, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है एक से भी कम आदमी को जो है वो इन्फेक्ट करेगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल हु विल बी इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस निपा वायरस। ओके अब हमारा लास्ट का जो है दैट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। इसको हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर करके रखा हुआ है पहले से, यहाँ पे मैं जो है आपको फिर से थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो कि अभी हाल फिलहाल में आई है, एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट द नेशंस हैड कमिटेड एंड वेयर दे स्टैंड नाउ। ओके क्या उन्होंने कमिट किया और वो बेसिकली कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं, तो दैट इज समथिंग विच एक्चुअली इज बीइंग हैज बीन डन ओवर हियर। इसको अभी करने से फायदा क्यों है, क्योंकि अभी पेरिस ये और किस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो कमिटमेंट की थी वो पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में मतलब COP जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट दिया था वो उसको लेके कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो वो इस चीज को ये जो है रिपोर्ट उस चीज को मेजर करती है। तो स्पेसिफिकली क्या काम है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टारगेट लेकर के चले थे कि यहाँ से कम तक का ही टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ना ही इतना होना चाहिए, अदरवाइज द थिंग्स आर गोइंग टू बी destroyed, a lot many things will happen on the earth which will be unavoidable, उसको आप जो है रोल बैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 की थी उसकी कमिटमेंट्स के अकॉर्ड दे आर मेजरिंग, एंड अभी इसका करने का मतलब ये है क्योंकि अभी अभी इन नवंबर दुबई में जो है फिर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द 28th, आई गेस इट इज गोइंग टू बी द 28th मतलब मीटिंग होने वाली है, तो वहां पे इस चीज को प्रेजेंट किया जाएगा एंड देन इट विल बी एनालाइज कि हाँ भाई आप जो है कहाँ स्टैंड करते हो, व्हाट यू हैड कमिटेड एंड वेयर यू आर, एंड अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल बी डन कि हम जो है आगे के लिए क्या करें। ओके यहाँ पे स्पेसिफिकली 17 की फाइंडिंग्स जो है वो करी गई हैं, 17 चीजें इन्होंने उस चीज के ऊपर काम किया है, राइट, एंड इट हैज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट वेयर these countries fell short of meeting the Paris goals। जो यहाँ पे इन्होंने कमिटमेंट की थी तो उसमें इन लोग कहाँ पे पीछे रह गए हैं उस चीज को यहाँ पर एनालाइज करने की बात है। की फाइंडिंग्स क्या है, The report actually calls for significantly increased ambition to reduce global greenhouse emissions by 43%। 2030 तक 2030 तक 40% रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं एंड 2035 तक 60% रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, एंड 2050 तक यहाँ पे जो कार्बन एमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए, CO2 एमिशन जो है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। नाउ स्केलिंग अप टू द, एंड इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हमको ज्यादा कंज्यूम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, एंड वी आर सपोज टू रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल्स। ओके तो फॉसिल फ्यूल्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमको कम करनी होगी, वी नीड टू फेज इट आउट एंड एम्फसाइज द नीड ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हमको खत्म करना है, फिर उसके बाद रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेड हुए हैं उसको फिर से जो है हमको बेटर करने की जरूरत है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस हिसाब की हो जहां पर कि एमिशन रिड्यूस हो सके, जिस तरह की अभी हमने देखा एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर सपोज टू बी एलिमिनेटेड। अर्जेंट एक्शन हमको लेने की जरूरत है कि जो ऑन लॉस एंड डैमेज एंड ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट चीजें हैं वो सपोर्ट वो चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट।
सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल इन द कमिंग डेज. अभी तो फिलहाल रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है जब दुबई में होगी मीटिंग, देन वी विल गेट टू सी. The declaration actually highlighted the need for trillions of dollars in the pre-2030 period for developing countries and clean energy technologies to achieve net zero emissions by 2050. तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारा जो है पैसा इनपुट करने की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. a lot of money is required, and that if that is being done, then we might be able to achieve the targets 2050 ka target, and that is also supposed to be done before 2030, otherwise it is going to be too late. This is also being pointed out. Well, this was it related to our daily news, daily editorial and news analysis. I hope you people enjoyed. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.